जय हिंद साथियों। मैं मणिराज सिंह राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। साथियों, आज हमारे साथ रजनी जी है, रजनी गगवानी जी, जो हाल ही में पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति हुई है। आरपीएससी की जो वैकेंसी थी उनमें इनका सिलेक्शन हुआ है। रजनी जी ने अपनी जो शिक्षा है वो सारी शिक्षा प्रारंभ से लेके स्कूल एजुकेशन से लेके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक भीलवाड़ा से की है, और इन्होंने अपनी जो स्नातक है वो माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से किया है, और अपनी जो पीजी है वो भी उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से किया है। रजनी जी ने 2014 में अपनी बीए की, और एमए इन्होंने 2016 में एमएलबी गवर्नमेंट से कॉलेज से की। और आरपीएससी में सिलेक्शन से पहले इन्होंने लगभग 4-5 साल डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस में अलग अलग समयावधि में पढ़ाया है, और तभी से इन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि जब भी आरपीएससी की वैकेंसी आएगी तो इनको सेलेक्ट ना करना नामुमकिन होगा। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रजनी जी न केवल भीलवाड़ा बल्कि पूरे राजस्थान में वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस की। और इस बात की जो इनके गुरुजन है श्री जेपी जोशी सर, जो कि रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल है, वो भी इस चीज़ को टेस्टिफाई करते हैं, जो कि इनके मार्गदर्शक रहे हैं, कि रजनी जी आने वाले समय में पूरे राजस्थान में वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर होगी पॉलिटिकल साइंस की। तो साथियों, रजनी जी इस वीडियो में इनके जो एक्सपीरियंस है, कैसे इन्होंने तैयारी की, और एक लंबे समय की तैयारी के दौरान अपनी ज़िंदगी में आए उतार चढ़ाव कैसे इन्होंने मैनेज किए। रजनी जी एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती है, एक मिडिल क्लास फैमिली से रजनी जी आती है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सेल्फ स्टडी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो रजनी जी, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे साथियों को बताइए। सबसे पहले मणिराज जी, आपका आभार, आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। जहाँ तक मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि का सवाल है, तो मेरे पिताजी एक टी स्टॉल चलाते हैं। माताजी और सिस्टर जो हैं वो स्टिचिंग करती हैं, सिलाई करती हैं, और मेरे ब्रदर अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं। और मैं अपने प्राइवेट कॉलेज में मैंने 2016 से लेके 2018 में पढ़ाया। उसके बाद मैंने स्कूल टीचिंग स्टार्ट की, और यही मेरा एक छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड रहा है। तो रजनी जी, जो आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड आपका है, और उसके बाद आप एक लड़की भी हैं, तो उसके तो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर फैमिली की तरफ से या आउटसाइड जो लोग होता है, हमारे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में हमारे जो लोग होते हैं, उनकी तरफ से एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो इस दौरान, इस लंबे समय के दौरान आपने कैसे इस चीज़ को फेस किया और इतने लंबे समय तक तैयारी की? इस संबंध में मैं थोड़ा लकी रही हूँ कि मैं घर पे सबसे छोटी हूँ। तो क्योंकि मैं छोटी हूँ, इस वजह से मेरे ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर रहता है, विशेष रूप से शादी का प्रेशर रहता है, क्योंकि एज भी हो जाती है, तो ये प्रेशर मेरे ऊपर नहीं रहा, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और मेरी बड़ी बहन और भाई भी हैं। और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो इस तरह का प्रेशर मुझे फेस करने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, जब मैं अपने कॉलेज में जाती थी, पढ़ाया जब मैंने, और अब भी जब मैं जाती हूँ, तब मालूम पड़ता है कि रूरल बैकग्राउंड की जो गर्ल्स हैं उनको ज़रूर इस तरह के प्रेशर उनके ऊपर रहते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन हो गई तो आपको अब तो शादी करवा लेनी चाहिए। तो ये प्रेशर रहता ज़रूर है, लेकिन मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगी कि आपको सबसे पहले अपने आप को समझाना होगा। जो भी साथी हमारी बहनें हैं उनको तैयारी के लिए सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना होगा कि मैं कर सकती हूँ, तब आपका परिवार आपसे मानेगा, और फिर आपका परिवार आपके समाज से लड़ेगा। तो सबसे पहले हमें खुद को समझाने की ज़रूरत रहती है। रजनी जी, जो 2016 में आपकी एमए हुई, उसके बाद आपने नेट जेआरएफ कब क्वालिफाई किया, उसके बारे में बताइए। नेट का पेपर मैं एमए प्रीवियस में थी, उसी दौरान मैंने देना स्टार्ट किया था। एमए प्रीवियस मेरी जब रनिंग थी, फिर एमए फाइनल ईयर दिसंबर वाला साइकिल भी मैंने दिया था, तब भी मेरा नेट नहीं हुआ, मैं मार्जिन से रही थी। फिर फाइनल ईयर 2016 वाला जो जुलाई वाला था, जब मेरा एमए फाइनल ईयर चल रहा था, तब मैंने नेट का पेपर दिया, और फाइनली मेरा वो वाला नेट हो गया। उसके बाद 16, 17, 18, 19 कंटिन्यूस मेरी नेट तो होती रही, लेकिन मैं जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाई। और अब जब मैं उस चीज़ को देखती हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि मेरी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं गलत थी, कि मैं 4 दफ़े मैंने केवल नेट क्वालिफाई किया, लेकिन मैं जेआरएफ नहीं कर पाई। और स्ट्रेटजी इस रूप में मेरी गलत थी कि मैं जो कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट्स हैं वो मैं नहीं पढ़ पाई, फैक्ट्स मैंने नहीं रटे थे, इस वजह से मैं उस चीज़ को नहीं कर पाई। लेकिन लेक्चरशिप की तैयारी के दौरान जब मैंने कंटेम्प्रेरी जो कंसेप्ट्स हैं वो भी पढ़े
और फैक्ट्स को भी मैंने अच्छे से लर्न किया, तब मेरी जेआरएफ हो गई, और वो भी सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल के साथ मेरी जेआरएफ उस दौरान हुई। तो ये मेरा सफ़र रहा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रजनी जी ने जब लास्ट जो अटेम्प्ट दिया है नेट का, उसमें वो पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ में ऑल इंडिया टॉपर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाला नेट का अटेम्प्ट रजनी जी ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देने के बाद दिया था। यानी जब तक रजनी जी ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम दिया था तब तक रजनी जी ने का केवल नेट क्वालिफाइड हुआ था और जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अपने 4-5 अटेम्प्ट इन्होंने दिए थे, उसके बाद भी जेआरएफ के लिए ये क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो रजनी जी, जब हम एक एग्ज़ाम बार बार देते हैं और हमें एक तरीके से पहले आपको असफलता हाथ में लगी, उसके बाद हम उसे बोले तो आप नेट हो गई लेकिन जेआरएफ नहीं हो पाई थी, तो ये जो चीज़ होती है, इस चीज़ को आपने कैसे डील किया? मेरी पूरी तैयारी के दौरान मेरा जो मोटिवेशनल जो फैक्टर रहा, वो रहा था मेरी बेरोज़गारी। और यद्यपि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी अर्ध बेरोज़गारी ही है, क्योंकि कभी भी आपको वहाँ से किक मारी जा सकती है। और दूसरा, क्योंकि मैं पीएचडी परसू भी कर रही थी, तो मन में एक टीस थी कि मेरी जेआरएफ नहीं हो पाई है। तो ये दो चीज़ें थी, एक तो मन की टीस और दूसरा बेरोज़गारी। मुझे लगा था कि मेरी जेआरएफ हो जाएगी तो बेरोज़गारी दूर होगी, मैं कुछ अर्न कर पाऊँगी, कुछ फेलोशिप मिल पाएगी और मैं पढ़ पाऊँगी। तो दो चीज़ों को, अपनी जो कमियां थी उनको मैंने अपना मोटिवेटर फैक्टर बनाया, ड्राइविंग फैक्टर बनाया मैंने अपना। तो रजनी जी, 2016 में आपकी एमए हो गई थी, फिर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया था, उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाना आपने स्टार्ट कर दिया था। तो 2016 से लेकर जब 2021 में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, इस पूरे समय के दौरान आपने प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाया भी है, इसके अलावा आपने अपनी खुद की पढ़ाई भी की है। और जहाँ तक मुझे पता है, आप जिन कॉलेजेस में पढ़ाती थी वो भीलवाड़ा से थोड़े काफ़ी डिस्टेंस पे थे, तो आपको डेली ट्रैवल भी करना पड़ता था। तो इस सारे समय के दौरान आपने कैसे समय को मैनेज किया तैयारी में? और इस पूरी तैयारी के दौरान हमारी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए होंगे, डेफिनेटली 6 साल एक काफ़ी लंबा समय होता है। तो इस दौरान क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको ड्राइव किया या जिनसे आपको मोटिवेशन मिला? जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो 2016 से लेके 2020 तक का जो समय था, उसमें मैं प्राइवेट कॉलेजेस में जाती थी। और प्राइवेट कॉलेजेस में भी ऐसा नहीं कि 4 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज है। एक कॉलेज मेरे घर से 55 किलोमीटर की दूरी पर, दूसरा कॉलेज मेरे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर, और डेली अप डाउन में किया करती थी। लेकिन उस दौरान भी मेरे मन में यह था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पढूं। तो ऐसे करके मैंने अपना वो टाइम जो था वो यूटिलाइज़ किया। तो मैं बस में आते जाते वक्त भी मैं पढ़ा करती थी, और वहाँ जाके भी मैं स्टूडेंट्स को बहुत सारी बुक्स लेके पढ़ाया करती थी, जिससे मुझ में खुद में भी इम्प्रूवमेंट होगा। अप्स एंड डाउन्स की अगर बात करें तो, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर मैं तैयारी नहीं करूँ तो क्या करूँ, तो कोई ऑप्शन नहीं था। यही मेरी जो एक वैक्यूम था लाइफ का, ये मेरा एक रहा कारण जिसने मुझे निरंतर रूप से तैयारी करने के लिए मोटिवेट किया। ये एक बेरोजगारी थी, मुझे अपना भविष्य दिख रहा था कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, डू और डाई की सिचुएशन थी। एज भी हो गई है, क्योंकि जैसा कि मणिराज जी ने चर्चा की, एज भी हो गई थी, तो लगा था कि अभी नहीं तो फिर हम कभी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं पढ़ने बैठी, और मैंने अपना निरंतर समय जो है वह केवल और केवल अध्ययन में ही लगाया। साथियों, रजनी जी ने एमए के बाद बीएड नहीं की, और इनका केवल एक ही उद्देश्य था कि इनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो रजनी जी, ये कितना डिफिकल्ट था कि आपके पास केवल एक ऑप्शन था, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ आती होगी कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं होता है तो क्या होगा? तो इस चीज़ को आपने कैसे डील किया? निश्चित रूप से यह स्वाभाविक है कि कभी न कभी मन में एक जॉब सिक्योरिटी को लेकर कभी न कभी भय रहा था। लेकिन हमारे दोस्त, हमारे साथी ऐसे साथ हैं जिन्होंने निरंतर रूप से इस चीज़ में विश्वास दिलाया कि हम कुछ कर सकते हैं, और आरंभ से अंत तक वो मेरे साथ रहे। इसके लिए मैं उनके आभारी हूँ। और आपके माध्यम से मैं हमारे जो दर्शक हैं उन सभी को बताना चाहूँगी कि अपने आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति आप रखें, अपने दोस्त ऐसे रखें, अपना सर्किल ऐसा बनाएं आप, जो कि निरंतर रूप से आपको मोटिवेट करता रहे, आपको संबल प्रदान करता रहे। तो रजनी जी, जो पूरी तैयारी आपने की, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पढ़ाई की क्या सिचुएशन जनरली रहती है। सामान्यतः जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, साइंस में तो फिर भी पढ़ाई अच्छी खासी होती है,
आर्ट्स के सब्जेक्ट की हालत ज़्यादा अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस में है नहीं। तो इसके बाद भी आपने सेल्फ स्टडी की होगी कॉलेज के दौरान भी, लेकिन कॉलेज के बाद नेट की तैयारी के दौरान या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के दौरान क्या आपने कहीं से कोचिंग की या आपने सेल्फ स्टडी की? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली और मैंने केवल सेल्फ स्टडी पर ही फोकस किया, और उसके पीछे कारण है। कई चीज़ें बेसिक्स जो हैं वो हम खुद समझ जाते हैं, इसलिए हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कोचिंग वाले क्या करते हैं, एक ही टॉपिक उसको 2-2 घंटे खींचेंगे, तो वहाँ पे जाने से आपका क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो एक बेरोजगार व्यक्ति या रोजगार में भी आप हैं, तो समय बड़ा अमूल्य है, बलवान भी है, और इस समय को जब आप कोचिंग सेंटर पे जाके एक टॉपिक को 2-2 घंटे लंबा लंबा खींचते हैं, तो इससे आपका समय बर्बाद होने के अलावा इस और कुछ आउटपुट आपको मिलता नहीं है। इसलिए सेल्फ स्टडी करके वहाँ के 2 घंटे का टॉपिक जो है वो आप केवल 5 मिनट में भी निपटा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी रहा करते थे, क्योंकि जैसा मैं कई दफ़े चर्चा कर चुकी हूं कि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वह इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ख़ुद मैं नौकरी कर रही थी तो खुद के पैसे का महत्व तो समझ में आता ही है। इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी करना महत्वपूर्ण समझा, और ये एक हैंस प्रूव जो गणित में रहता है, इति सिद्धम, ये सिद्ध भी हुआ है कि कोचिंग करने से ही आपको सक्सेस मिले ये तय नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो रजनी जी, शायद जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं उनके मन में एक डाउट आ गया होगा कि आपने जो कोचिंग नहीं की, तो क्या इसका रीज़न ये था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पास थी? लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होती तो भी आपको क्या लगता है कि आपको मतलब किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए या नेट जेआरएफ के लिए कोचिंग की ज़रूरत है? मैं नहीं मानती हूँ कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, भले ही आप अभी शून्य हैं, क्योंकि कई बच्चों को लगता होगा एमए किए में हमको 5 साल, 8 साल, 12 साल या 13 साल हो चुके हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आपकी स्थिति अगर वर्तमान में बिल्कुल शून्य भी है, आप सब कुछ भूल चुके हैं, एक बार किताब उठाएं, उसको पढ़ें, दूसरी बार पढ़ें। पहली दफ़े पढ़ने में कुछ नहीं आएगा, इसलिए डीमोरलाइज होने की बात ही नहीं है। पहली बार में तो किसी का नाम भी हमको याद नहीं होता, तो कॉन्सेप्ट्स आपको याद हों, क्लियर हो जाएं, यह ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ को 3 दफ़े पढ़ें आप, और 3 दफ़े पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स रहते हैं तो मैं हूँ ना, मैं बिल्कुल आपकी असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए मैं रेडी हूँ जी। साथियों, जैसा कि रजनी जी ने बताया, इन्होंने ना तो नेट जेआरएफ के लिए कहीं से कोचिंग की, ना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए कोचिंग की। तो रजनी जी, या केवल रजनी जी ही नहीं, हमारे ग्रुप में जो बाकी साथी है, इन्होंने, जिनमें से कई असिस्टेंट प्रोफेसर है, 8 से 10 लोग हमारे में से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक आरएस है, और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स अभी जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ का फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो रहा है। हम लोगों में से, हमारे ग्रुप के लोगों में से किसी ने कहीं से भी कोचिंग नहीं की थी, और ये सारे अचीवमेंट हमने सेल्फ स्टडी से हासिल किए हैं। और इसके अलावा जिन एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू होता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें, तो जो आरपीएससी में अभी माहौल चल रहा है, जो ईडी या दूसरी जो एसओजी है वो खुलासे हो रहे हैं, और एक जो एनवायरनमेंट है कि किस तरीके से जो कुछ चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें बाहर आ रही है, तो उस इंटरव्यू की तैयारी भी हमने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके नहीं की, और हम सारे लोग आपस में एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेते थे, और उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हमने खुद से ही की थी, उसके लिए भी हमने किसी इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं लिया। और हमारे में से कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिनके रिटर्न में, जो हालांकि इंटरव्यू के मार्क्स अभी बाहर नहीं आए हैं, लेकिन कुछ साथी हमारे ऐसे हैं कि जिनका रिटर्न का स्कोर और जो कट ऑफ उनकी गई है उसको देखें तो उनको इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। तो आपको किसी भी एग्ज़ाम की किसी भी फेज़ के लिए कोचिंग पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से ये सारे काम कर सकते हैं। साथियों, रजनी जी ने जैसा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया, जिस बैकग्राउंड से आती है, इनके पापा की एक टी स्टॉल है, और उसके बाद भी इन्होंने मेहनत की, असुविधाएँ जो इनके पास थी उनका इन्होंने सामना किया, और ये रजनी जी हम सब लोगों के लिए एक मिसाल है कि हम चाहे किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, चाहे कितनी भी गरीब से गरीब हमारी स्थिति हो, लेकिन हमारे अगर जज्बा है, हमारे अंदर अगर जज्बा है, कुछ पाने की हमारे अंदर इच्छा है, तो राजस्थान का या इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे अंदर जज्बा है तो हम कोई भी एग्ज़ाम हंसते खेलते क्लियर कर लेंगे। हालांकि इसमें कुछ बाधाएं आएगी, और उन बाधाओं का सामना हमें अच्छे मन से करना है, पूरी तैयारी के साथ करना है। और जैसा कि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो रजनी जी इस चीज़ का हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है।
और धन्यवाद रजनी जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं आगे तैयारी करने वाले हैं, जिनसे जो आपके इस चीज़ से मोटिवेट होंगे और सेल्फ स्टडी या उनके मन में सारी जो भ्रांतियाँ हैं कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो सारी दूर हो गई होगी। तो साथियों, इस इंटरव्यू को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसके अलावा हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर 1 और पेपर 2 की जो बुक लिस्ट रजनी जी ने फॉलो की, हम उसकी चर्चा उसमें करेंगे। थैंक यू।